शिक्षार्थियों नमस्कार। आज की इस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक विषय पर बात करने के लिए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के शिक्षा संकाय में कार्यरत डॉक्टर सोमू सिंह। सोमू सिंह जी, आपका स्वागत है इस वार्ता में। आज इनसे जिस विषय पर हम लोग वार्ता करेंगे वह विषय है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। तो इसको समझने से पहले जो सबसे मौलिक और मूल प्रश्न जो है वह हम इनसे पूछेंगे कि आखिर शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है क्या, इसका संप्रत्यय क्या है, इसका संदर्भ क्या है। यह सर आप हमें और हमारे विद्यार्थियों को बताएं। शिक्षण अधिगम के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम कौन कौन से हैं, इसको हम आज की चर्चा में केंद्र बिंदु में रखेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा सा समय आप सबका लेंगे कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। आप सभी जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक हैं, आप देखते होंगे अपनी कक्षाओं में कि आप कक्षा में आपके रहने से, आपके द्वारा क्रियाएं करने से विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, उनमें विकास होता है और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन आता है और वो उनको आप सीखने में मदद करते हैं, उनके सीखने में आप वृद्धि करते हैं और यही शिक्षण है वास्तव में। अधिगम की बात करें तो अधिगम भी व्यवहार में आया परिवर्तन जो सप्रयास लाया जाता है, जो उद्देश्यपूर्ण है, जो वांछनीय है, जो उनकी आदतों के रूप में आपको परिलक्षित होता होगा, जो उनमें ज्ञान में वृद्धि के रूप में परिवर्तित होता है, जो भाव पक्ष उनका जो विकसित आपको दिखता है उस तरह का परिवर्तन, या उनका जो क्रियात्मक पक्ष है, यह सब अधिगम के अंतर्गत है। अप्रोच की अगर हम बात करें कि अप्रोच क्या है, अप्रोच शिक्षण के संदर्भ में हम देखें तो अवधारणाओं का ऐसा समुच्चय है या ऐसी विचारधारा है जिसमें यह चर्चा होती है कि व्यक्ति सामान्यतः किस प्रकार सीखता है। कहीं ना कहीं सीखने के बारे में कौन कौन सी प्रपोजिशंस हैं, इस पे चर्चा रहती है। उपागम के अंतर्गत शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षण की तकनीकियां या प्रविधियां जिसे हम कहें वो आती हैं। कक्षा के मूलभूत तत्व को समझना आवश्यक है कि कक्षा में कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर हम उपागमों की चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण पहलू है हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षार्थी, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ष के बालक बालिकाएं आती हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक, हमारे प्रारंभिक शिक्षक, जिसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है विषय वस्तु। जितने भी विषय हमारे प्राथमिक विद्यालयों में या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस समय चल रहे हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के आधार पर हमने उपागमों की श्रेणियां बनाई हुई हैं और हम इस शिक्षण सत्र में चर्चा कर रहे हैं शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, यानी कि हमारी जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी हैं उनके बारे में चर्चा, उनके लिए कौन सा उपागम और उनकी कौन कौन सी शिक्षण विधियां। हम चर्चा करते हैं एक शिक्षण परिस्थिति की। आपने अनुभव किया होगा अपने स्कूल में, आप या तो स्वयं इस तरह की क्रियाकलाप को आयोजित करने में संयोजक रहे होंगे या जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे या संभाली होगी, या किसी शिक्षक को आपने इस जिम्मेदारी को संभालते हुए देखा होगा। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद आसिफ कक्षा 5 के बालक बालिकाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाने में व्यस्त हैं। आसिफ ने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सुझाव के अनुरूप उनको छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और समूहों को उन्होंने जिम्मेदारियों का बंटवारा किया। बंटवारे के दौरान उन्होंने ये ध्यान में रखा कि हमें विद्यार्थी की आवश्यकताओं के हिसाब से, उनके अनुभवों के हिसाब से, उनकी योग्यताओं के हिसाब से कार्य सौंपा जाए। एक समूह को उन्होंने कक्षा सजाने की जिम्मेदारी दी, दूसरे समूह को उन्होंने देशभक्ति गीत गाने का जिम्मा दिया जो सिंगिंग में अच्छे थे, तीसरे समूह को उन्होंने महापुरुषों के चित्र तस्वीर एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी। उसमें समूह में एक विद्यार्थी ऐसा भी है जो खुद ही चित्र तस्वीर अच्छा बनाता है। चौथे समूह ने देशभक्ति गीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू की। तो ये इन सबको जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया। उसके बाद आसिफ ने सभी समूहों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया ताकि कार्यक्रम का सफल आयोजन हो और उस सफल आयोजन में सारे विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के पश्चात कार्यक्रम सफल रहा। एक दिन कक्षा में आसिफ ने सारे विद्यार्थियों को, सारे समूहों को बैठाया और उन्होंने चर्चा इस बात पर की कि आपने इस कार्यक्रम में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए क्या सीखा, आपने क्या नया सीखा।
सब ने अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव बांटे और सुझाव दिए कि भविष्य में किस तरह से हमको करना है। दूसरी एक शिक्षण परिस्थिति पे हम चर्चा करें कि एक दूसरी शिक्षण परिस्थिति है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती रश्मि सिंह ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों से गांव और उसके समीप के नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में चर्चा की कि कौन कौन सी सुविधाएं और सार्वजनिक स्थान आपके गांव के, आपके परिवेश में हैं, और उनसे कहा कि आपको उसका सर्वे करना है। तो विद्यार्थियों ने कहा कि ये सर्वे हम कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको हम छोटे छोटे समूह में सर्वे की जिम्मेदारी सौंपेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर आपको जाना है और हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको करना है। तो उन्होंने छोटे छोटे समूह बनाए और उनको जिम्मेदारियां सौंपी कि कौन सा समूह ग्राम पंचायत भवन जाएगा, कौन सा समूह जो गांव का प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर जाएगा, कौन सा समूह जो गांव में हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाएगा, कौन सा समूह हमारा जो है बैंक जाएगा। उन्होंने इन सार्वजनिक स्थानों पर भेजने के लिए समूह बना दिए और सर्वे के संबंध में उन्होंने पूछा कि आप जाकर के क्या देखना चाहेंगे। विद्यार्थियों से सुझाव लिए, उन सुझावों के हिसाब से उन्होंने एक रूपरेखा तय की। उस रूपरेखा में उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है। एक प्रश्नावली का निर्माण करवा दिया कि अब आप जाएंगे, वहाँ जाएंगे, जाने के दौरान आप इन इन प्रश्नों को पूछेंगे वहाँ जो लोग कार्यरत हैं या जो लोग वहाँ आएंगे विजिटर्स। और एक उन्होंने प्रेक्षण का शेड्यूल बनवा दिया कि आप वहाँ जाकर के बिना किसी से पूछे आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद उनको इस उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हुए, निर्देश देते हुए उनको भेज दिया। बच्चों ने जा कर के सार्वजनिक स्थानों का, सार्वजनिक सुविधाओं का सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नोट किया, नोट करके लाए। उसके बाद एक कक्षा में बच्चों से कहा गया कि आप लोग अपने अपने सर्वे के परिणामों को प्रस्तुत कीजिए। तो ग्रुप के एक किसी संयोजक ने या उसे कहें लीडर ने अपने अपने परिणामों को प्रस्तुत किया। शिक्षक ने प्रस्तुतियों के दौरान प्रश्न भी पूछे और उसके बाद निष्कर्षों पर चर्चा भी की गई। इन दोनों ही परिस्थितियों का आप आकलन करेंगे। आप शिक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि आकलन करें तो आप स्वतः इस बात को समझ पाएंगे कि शिक्षण अधिगम जो हो रहा है उसमें केंद्र बिंदु में कौन है। केंद्र बिंदु में इसमें शिक्षार्थी है हमारा। शिक्षार्थी के अनुभव, उसके सुझाव, उसके प्रश्नों के अनुरूप शिक्षण की रूपरेखा बन रही है। शिक्षक इसमें सहायक की भूमिका में है। तो अगर हम बात करें शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की, तो ये विद्यार्थियों को सिखाने का ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षक लोकतांत्रिक वातावरण में, इसको कहा जाए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में, एक सहायक व्यवस्थापक के रूप में रहता है और शिक्षार्थियों को या तो समूह में या व्यक्तिगत रूप से ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है कि उस सीखने के अवसर भरपूर मिलें और शिक्षक का जहां मार्गदर्शन आवश्यक है वहां मिल सके। जहां उसके पास कुछ ऐसी जिज्ञासा है, शिक्षक उसको हल करे। सीखने की मुख्य जिम्मेदारी इसमें शिक्षार्थी के ऊपर होती है और शिक्षण अधिगम का जो केंद्र बिंदु है वो शिक्षार्थी ही होता है कि शिक्षार्थी को हमें क्या सिखाना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर उसको ले जाना है, कहाँ पर उसको भेजना है, कैसा एक्सपोजर उसको देना है। ये मुख्य बातें इसकी हैं शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें जो बात ठीक तरीके से हमें समझ में आई कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में अध्यापक का, शिक्षक का जो दायित्व है वह है वातावरण तैयार करके विद्यार्थियों को देना, और उसमें केंद्रीय भूमिका विद्यार्थियों की और शिक्षार्थियों की होती है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम क्या है, इसके संप्रत्यय को तो हमने ठीक तरीके से समझ लिया। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषताएं क्या हैं और किन संदर्भों में इनको देखा जाए। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषताओं पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, ये आनंदमय है, जिसे कहते हैं जॉयफुल लर्निंग है। हमने चर्चा करी, ये कहा कि विद्यार्थी के अनुभवों को सम्मिलित किया जा रहा है। चाहे वो प्रोजेक्ट के लिए अगर समस्या का चुनाव हो रहा है तो क्लास में चर्चा के दौरान शिक्षक ने ये तय किया कि हम कौन सी समस्या लें, कौन से सार्वजनिक स्थान पर आप जाना पसंद करेंगे जिसमें आपको असहजता महसूस होगी। तो उनको लगता है कि जिसको हम जानते हैं, जिसको हमने पहले भी देखा है, उसी के बारे में हमें सीखना है, तो बड़ा आनंदमय हो जाता है। या अगर हम बात करें खेल विधि की, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनके माध्यम से हम उनको गणित सिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल वो बच्चे स्वयं खेलते भी हैं
तो उसमें केंद्र बिंदु में शिक्षार्थी है हमारा, उससे जो जो करता है, जो क्रियाएं कर रहा है, जो उसके अनुभव में है, उसी से हमें पाठ्यचर्या को जोड़ना है, तो आनंदमय है। दूसरा है कि मीनिंगफुल लर्निंग होती है, अधिगम सार्थक हो जाता है। इसलिए वही बात फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि वह अधिगम उनके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ता है। वह अधिगम उनकी दिनचर्या के अनुभवों से ही पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को कनेक्ट करता है, उसमें परिमार्जन करता है, उनके ज्ञान में, उनके भाव पक्ष में विकास करता है। तो इसलिए सार्थक अधिगम भी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में हो पाता है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी निर्मित करता है शिक्षक इस उपागम के अंतर्गत जो समस्यात्मक परिस्थिति होती है कि आप देखिए कि आपके गांव में अधिकांश लोग वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं। एक छोटा सा समस्या है, प्रॉब्लम सिचुएशन, प्रॉब्लम सिचुएशन। विद्यार्थी भी कहेंगे हाँ जाते तो नहीं हैं, तो आप जाइए अपने गांव में, और घरों में समूह बना दिया, टोली बना दी। उन्होंने कहा कि आप जा करके देखिए, बात करिए अभिभावकों से कि आखिर क्यों नहीं जाते हैं, क्या वजह है। तो कहीं ना कहीं समस्या आधारित उपागम है। समस्या को समाधान करने के दौरान वो सीखता है कि समस्या समाधान के क्या क्या विकल्प होते हैं, उसके अंदर समस्या समाधान योग्यता विकसित होती है। और इसमें अधिगम सहकारी है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। एक टीम जा रही है तो टीम में से 3-4 लोग आपस में चर्चा परिचर्चा करके कैसे क्या पूछना है उसे हम उनसे पूछेंगे, आप नोट करिएगा, अपने साथी से कहता है। तो जो टीम है वो टीम स्पिरिट इसमें दिखती है इस अधिगम प्रक्रिया में। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह स्व अधिगम और स्वगति के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विद्यार्थी अपनी स्पीड से सीखता है, उसका जो IQ है, उसका जो अनुभव है, उसकी अभिरुचि है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक टोली हो सकता है बहुत कम समय में बहुत अधिक उपयोगी बातें निकाल कर, जरूरी सूचनाएं निकाल कर के ले आए। एक टीम हो सकता है कि बहुत सार्थक सूचनाएं ना निकाल पाए। तो ये समय और स्पीड की जो बात है, स्व अधिगम का इसमें स्कोप रहता है विद्यार्थियों के पास। तीसरा है इसकी विशेषता, इसमें अधिगमकर्ता को शिक्षण से पूर्व प्रोत्साहित किया जाता है कि आप कर सकते हैं, आपको पर्याप्त मार्गदर्शन दिया जा रहा है, संसाधन आपकी पहुंच में है, संसाधन आपको प्रदान किए जा रहे हैं, आप चाहेंगे तो इस समस्या का समाधान स्वयं खोज सकते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका की अगर हम बात करें, एक विशेषता यह भी है कि इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है। आपने उस पर प्रकाश डाला कि शिक्षक की भूमिका अधिगम वातावरण का निर्माण करना। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि अधिगम वातावरण कैसा हो। वही फिर से मैं कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक, ऐसा वातावरण जिसमें विद्यार्थी हमारे निर्भय होकर प्रश्न पूछ सकें अपने शिक्षक से, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को रख सकें उस कक्षागत परिस्थिति में। ऐसा वातावरण बनाने में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है कि ऑब्जर्वर की भूमिका होती है। वो ऑब्जर्व करे कि कौन सा विद्यार्थी इस एक्टिविटी को, इस प्रोजेक्ट को किस रूप में ले रहा है, उसे किस तरह की ज़रूरत है। सहायक के रूप में फैसिलिटेटर है, सहायता प्रदान करता है जिसको जिस तरह की सहायता चाहिए। निदानकर्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। डायग्नोस्टिशियन की अगर हम बात करें, वो डायग्नोस कर लेता है कि हमारे इस ग्रुप में इन विद्यार्थियों को इस विशेष वस्तु की आवश्यकता है, विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उन पर वो अलग से ध्यान दे करके अलग से मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे कि वह समूह भी मुख्य धारा में आकर के उस एक्टिविटी का, उस क्रियाकलाप का लाभ ले सके जुड़ करके। शिक्षण विधियों का जो आधार है शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं और उनके जो पूर्व ज्ञान से जुड़े अनुभव हैं, वो मुख्य आधार होता है शिक्षण विधियों का। वहीं से वो अपनी विषय वस्तु को कनेक्ट करता है शिक्षक। अधिगम वातावरण हमने कहा कि विद्यार्थी उसमें अन्वेषण कर सकता है, उसको प्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं। तो इस तरह का लोकतांत्रिक वातावरण इसमें प्रदान किया जाता है। इसमें कार्य करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है। विद्यार्थियों को हमने किसी क्रियाकलाप के माध्यम से कहीं भेजा या कक्षा में ही हमने कोई क्लास वर्क दिया, तो हमारे विद्यार्थी या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते हैं। और जहाँ उनको कठिनाई होती है वहाँ अपने शिक्षक से पूछते हैं, उससे सहयोग मांगते हैं, क्योंकि शिक्षक ने ऐसा वातावरण दिया है कि आप निसंकोच हमसे प्रश्न पूछिए, जहाँ मेरी आवश्यकता है मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा, मैं हूँ। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है इसमें, कार्य करने की स्वतंत्रता।
एक और विशेषता इस उपागम की है कि जो बैठक व्यवस्था है वो शिक्षक केंद्रित नहीं होती है कि वो बैठाएगा कि कैसे आपको बैठना है, लड़कियां इधर लड़के इधर। इसमें क्रियाकलाप क्या है उस हिसाब से बैठक व्यवस्था होगी, उस हिसाब से जाना है, उस हिसाब से करना है। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण पहलू है। जो ग्रुप बनाए उसने ग्रुप में ध्यान रखा कि ग्रुप उसके जो है हेट्रोजीनियस हों, विषम जातीय हों, सब तरह के बच्चे उसमें हों, जिससे कि इंटरेक्शन का जो मौका है, जो अधिक उपलब्धि वाला बच्चा है उससे कम उपलब्धि बच्चा इंटरेक्ट करे, उसी से पूछ ले। बहुत सी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण विद्यार्थी आपस में ही मिलकर कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो विद्यार्थी है शिक्षक से सवाल नहीं पूछ पाता है, अपने सहयोगी से सवाल पूछ सकता है। तो समूहों में इस तरह की भी अधिगम की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं घटित होती हैं। और यही कारण है कि इसमें विद्यार्थी सक्रिय अधिगम करता रहता है, सक्रिय अधिगम करता है, उसमें अन्वेषण करता है। वो अपने आप में निष्क्रिय श्रोता नहीं है, वो सक्रिय होकर के सीख रहा है। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने का अवसर रहता है। शिक्षक जो है प्रयोग करता है, विद्यार्थियों द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती हैं। विद्यार्थियों को ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपको इसमें जो भी उपयुक्त लगता है उसकी आप व्यवस्था करें, या हमको बताएं हम किस रूप में उसकी व्यवस्था कर सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है इस चीज़ को सीखने में। शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों की सहभागिता भी आप देखेंगे पर्याप्त रहती है। और सहभागिता आप देखेंगे कि प्रश्न पूछने से लेकर, अपने विचारों को रखने से लेकर, स्वयं किसी समस्या को हल करने का प्रयास, ये अपने आप में एक सहभागी प्रयास ही उसका है। चाहे वो खेल विधि में एक टीम लीडर हो या टीम का मेंबर हो, तो उसकी सहभागिता है, अपनी टीम को कैसे लीड करना है। चाहे प्रोजेक्ट में अगर वो कन्वीनर है तो वहाँ भी उसकी सहभागिता है। इसमें सहभागिता पर्याप्त रूप से है इन उपागमों में। अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संभव है। शिक्षक केंद्रित उपागमों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर इसलिए नहीं स्कोप है क्योंकि क्रियाविधि ही नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर क्रियाएं हैं। ऐसी बहुत सी क्रियाओं का आयोजन इसमें शिक्षक करवाता है जो कि को स्कॉलिस्टिक एरिया से हैं। पाठ्य सहगामी जो पक्ष है उस पर क्रियाएं करवाता है। वो देखता है विद्यार्थी की अभिरुचि क्या है, उसके अंदर अभिक्षमताएं और क्या क्या हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है। उन पक्षों का भी आकलन संभव हो पाता है। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मूल्यांकन है योगात्मक ना होकर के संरचनात्मक प्रकृति का है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसमें हो पाता है। कक्षा नियंत्रण की बात करें तो वो साझा है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सहभागी है। विद्यार्थी भी उसके लिए जिम्मेदार, विद्यार्थी जिम्मेदार है। अच्छा, वो किस रूप में है वो देखिए। हमने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए। हमने कहा कि भाई आपका ग्रुप कैसा है, अब ये देखेगा हमको। हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि आपके ग्रुप में अनुशासन किस रूप में, आप ही बताइए। तो उनको लगता है कि हमारा ग्रुप है, हमारी अपनी पहचान है, हम इस रूप में जाने जाएं कि हमारा ग्रुप सबसे ज़्यादा अनुशासित है। वो अनुशासन के नियम ग्रुप ही बनाता है। टीचर उनको कहता है कि भाई हमको अनुशासन चाहिए, हम कोई नियम थोप नहीं रहे हैं, आपको जाना है जिस साधन से जाना है। आपको वही प्रोजेक्ट करने के लिए हमने मान लो एक छोटी सी बस प्रोवाइड की। बस में आप बैठेंगे तो क्या करेंगे, कैसे आप आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आप हुड़दंग भी कर सकते हैं चाहें शिक्षार्थी के नाते, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सहभागी है एक तरह का, इसमें कोई निर्देश थोपने जैसा नहीं है। सामाजिक मूल्यों का विकास संभव हो पाता है इसमें। लर्निंग इसमें सोशल है। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ सहयोग करता है, मदद करता है और टॉलरेट करता है। अपने ही ग्रुप में विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के बच्चों के साथ काम करने का अनुभव मिल रहा है तो पहचानता है एक दूसरे की क्षमताओं को। वैसे उसे मौका ही नहीं मिला कि हमारे समूह में हमारे जो साथी विद्यार्थी हैं उनमें भी कोई क्षमता है। तो इस तरह की जो मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनका विकास होता है। समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण द्विदिशीय होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि चर्चा के, संवाद के, विचार विनिमय के पर्याप्त अवसर हैं, भरपूर अवसर हैं। इसलिए इसमें कम्युनिकेशन टू वे है। मैसेज जाता है, मैसेज वहाँ पहुँचा, उसके हिसाब से एक्टिविटी हुई और रिसीवर से भी फीडबैक मिलता है कि उन्होंने, क्योंकि फीडबैक कैसे मिला,
आपने देखा कि आपने उनको अवसर दिया कि आप सर्वे करने के बाद आइए, आप रिपोर्ट प्रेजेंट करिए। आपने मौका दिया, उन्होंने रिपोर्ट अपने दी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिपोर्ट में कहाँ चूक हुई, उन्होंने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया, उस पर चर्चा में वो बातचीत करते हैं। इस शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की जो विधियां हैं अधिकांशतः क्रिया आधारित शिक्षण विधियां हैं, जिसमें हमारी खेल विधि, जिसमें प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, खोज विधि, ये महत्वपूर्ण विधियां इसमें आती हैं। यह बात हमें ठीक तरीके से समझ में आ रही है कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम जो है वह स्टूडेंट सेंटर्ड है और एक्टिविटी बेस्ड है, और इसके भिन्न भिन्न कैरेक्टरिस्टिक हैं जो विद्यार्थियों को स्वयं जवाबदेह बनाते हैं, जिसकी वजह से अनुशासन की समस्या को बहुत हद तक जिसका कि समाधान किया जा सकता है। बहुत बेहतर तरीके से हमने इस चीज़ को समझा। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप ये हमें बताएं कि शिक्षार्थी केंद्रित जो उपागम है उसकी उपयोगिता क्या है। इसे हम संक्षेप में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि क्या उपयोगिता है इसकी। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र अधिगमकर्ता बनाने के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त है। इंडिपेंडेंट लर्नर, हमको सीखने के लिए सिखाना है, वो सीखता रहे, ये महत्वपूर्ण पहलू है। उसको हम जिम्मेदारी देते हैं तो वो सीखता है। और इसमें जो सिखाई गई बातें हैं अधिकांशतः ऐसी हैं जो उनके संज्ञान में लंबे समय तक रहती हैं। मतलब अधिगम तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी प्रकृति का इसमें होता है, क्योंकि इसमें करके सीखना पड़ता है। लर्निंग बाय डूइंग जो प्रिंसिपल है उस पर इसमें काम होता है। तो विद्यार्थी जब करके सीखता है तो उसकी अधिकांश ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित रहती हैं। तो अनुभव बहुत परमानेंट इम्प्रेशन डालता है उसके संज्ञान पर। विद्यार्थियों में जो रुचि है, सृजनात्मकता है, चिंतन कौशल है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास है, इस उपागम के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्रिएटिविटी। और ये इस तरह का उपागम अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति का उपागम है, जिसमें विद्यार्थी की आवश्यकताएं, उसके अनुभवों को ध्यान में रखा जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत ध्यान रखना संभव हो पाता है, शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हम कर पाते हैं विद्यार्थियों की। अधिगम सजीव होता है, सक्रिय दिखता है विद्यार्थियों में। अगर हमें भाषा विकास करना है तो भाषाओं के विकास के लिए भी इस तरह के उपागम बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी इसमें प्रश्न पूछते हैं, संवाद करते हैं आपस में शिक्षक से। इसलिए निम्न कक्षा स्तर के लिए भी यह उपागम बहुत उपयुक्त माना जाता है। इसकी उपयोगिताओं पर प्रकाश डालने के बाद हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप हमें ये बताएं कि इसकी सीमाएं भी क्या हैं, और बिल्कुल संक्षेप में इसको हम जानना और समझना चाहते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की जो सीमा है सबसे बड़ी कि अधिकांश परिस्थितियों में देखा जाता है कि विद्यार्थियों के ऊपर जिम्मेदारी आपने डाली और शिक्षक वहाँ से हट गया। या तो शिक्षक उतना दक्ष नहीं है, उसे जानकारी नहीं है कि हमें कैसे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराना है। तो इसके लिए दक्ष एवं समर्पित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और ऐसे शिक्षक नहीं हैं तो फिर अधिगम जो है शिक्षार्थी केंद्रित नहीं हो पाता है। वो आसानी से चाहते हैं कि हम अपने को व्याख्यान के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट कर दें। कौन इस झमेले में पड़े कि उनको हम टूर पर ले जाएं, उनको हम स्थानीय परिवेश में भेजें। विद्यार्थियों में विद्यालयों में उपयुक्त अधिगम वातावरण की ज़रूरत होती है, होना ज़रूरी है। ऐसा अधिगम वातावरण स्कूल प्रशासन द्वारा प्रोवाइड किया जाए कि विद्यार्थी उसमें लोकतांत्रिक वातावरण में सीख सकें। धन, समय और श्रम अधिक लगता है। हमने जितनी भी क्रियाओं की चर्चा की आप आसानी से समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों को कहीं आप ले जाएंगे तो धन व्यय होगा, समय भी अधिक लगेगा। विद्यार्थी जाएंगे, सर्वे करेंगे, चीज़ों को घूमेंगे, देखेंगे, और श्रम भी अधिक लगेगा। तो ये कुछ सीमाएं हैं जिनकी वजह से शिक्षार्थी केंद्रित उपागम बहुत उपयोगी होते हुए भी देखेंगे कुछ शिक्षकों द्वारा इसको नहीं इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारे प्रारंभिक शिक्षक इस बात को जानते होंगे और उन्होंने, बहुत से हमारे शिक्षकों ने इस उपागम की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल भी किया होगा, कर रहे होंगे। आप उसके महत्व को आप समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने बहुत ही सहज, सरल और आसान तरीके से शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के विभिन्न संप्रत्ययों को, इसके विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को हमारे सामने रखा और हमें यह बताया कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम जो है, उसके माध्यम से विद्यार्थी जो सीखता है वह ज़्यादा समय तक टिकाऊ और स्थायी रहता है, किंतु इसमें संसाधनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। समय बहुत ज़्यादा लगता है, धन व्यय बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत से अध्यापक जो हैं इसको अपनाना नहीं चाहते। लेकिन आपने यह भी हमें समझाया कि इसको अपनाया जाना चाहिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, जिससे कि जो ज्ञान और अनुभव है वो स्थायी हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली वार्ता में शिक्षार्थियों हम नए विषय के साथ मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत आभार और नमस्कार। नमस्कार।